गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th और क्लास 12th के इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक को लेकर आए हैं। तो मैंने आपसे सबसे पहला क्वेश्चन हमेशा मेरा ये सबसे पूछना है कि इलेक्ट्रिसिटी का आपके डे टू डे लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे कि मैंने कल एक बिहार बोर्ड के लिए बच्चों के लिए वीडियो बनाया था, तो उसमें भी सबसे पहले मैंने आपको फिजिक्स का डे टू डे लाइफ में यूज़ पूछा था। तो सेम क्वेश्चन मेरा आपसे है, इलेक्ट्रिसिटी का आपके डे टू डे लाइफ में यूजेस क्या क्या है। तो आपको मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपके चारों तरफ है। हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइट्स हैं, इलेक्ट्रिक क्लॉक्स, माइक्रोफोन्स, कैलकुलेटर्स, टेलीविजन, वीसीआर, रेडियो, कंप्यूटर्स, ये सारे इलेक्ट्रिसिटी ड्रिवन डिवाइसेस हैं। ये सारे इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चलने वाले डिवाइसेस हैं हमारे। लाइट इटसेल्फ इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो लाइट है आपका वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और कलर्स ऑफ द रेनबो, जो आपका ब्लू कलर ऑफ द स्काई है, इन सब में भी इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं हेल्प करती है, क्योंकि ये कलर्स हैं और लाइट इज इटसेल्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ग्रीन कलर, ब्लू कलर, दिस आर द कलर्स एंड लाइट इटसेल्फ इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये तो आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी के डे टू डे लाइफ के यूजेस, बट मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ अभी जो आपको शायद पता नहीं होंगी, या अगर कुछ बच्चे ने पढ़ा है बहुत डिटेल में तो उनको शायद पता होंगी कि इलेक्ट्रिसिटी का आपके डे टू डे लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल है। जैसे आपके मसल को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, जैसे आपको किसी चीज को होल्ड करना है, उठाना है, इन सब चीजों के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। दूसरा यूज मैं बताऊं मैं आपको, सपोज करिए आपको कोई इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन को भेजना है। सपोज करें कहीं आपको पेन हो रहा है या कहीं आपको अच्छा महसूस हो रहा है, कुछ अच्छी फीलिंग्स है, इन सब में भी इलेक्ट्रिसिटी एक रोल प्ले करती है। इवन आपका हार्ट को पंप करने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। और इतना ही नहीं, आपका बिना इलेक्ट्रिसिटी के आप देख भी नहीं सकते। तो बच्चों, मैं ये सब किस बेसिस पर ये सब बातें बोल रहा हूँ, आप मैं कुछ भी बोलूंगा तो आपको इससे यकीन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो मेरे पास आपके लिए कुछ फैक्ट्स हैं जिसके थ्रू आपको इलेक्ट्रिसिटी को समझने में हेल्प होगी। मैंने बोला कि आपको किसी चीज को उठाना है तो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। नर्वस सिस्टम, ब्रेन, क्यों बोला मैंने आपको ऐसा? क्योंकि देखिए, जब भी इलेक्ट्रिसिटी की बात हम लोग करते हैं तो हमारा ये हाँ मतलब होता है कि चार्ज जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए, तो उसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। फ्लोइंग ऑफ अ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। तो आप देखिए, जैसे आपको कुछ भी चीजें उठानी है या नर्वस सिस्टम या हार्ट को पंप करना है, तो सबसे पहले क्या होता है, न्यूरॉन्स जो है आपकी इंफॉर्मेशन को सेंड करता है। अब ये न्यूरॉन्स क्या है, आपका यूनिट है। आप जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे उनको न्यूरॉन्स के बारे में अच्छे से पता है, और अगर आपको नहीं पता है तो आप न्यूरॉन्स के बारे में थोड़ा सा सर्च कर सकते हैं। तो ये न्यूरॉन्स क्या होता है, इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम ये न्यूरॉन्स करते हैं। तो ये न्यूरॉन्स के थ्रू जो आपके बेसिक चार्ज पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये आपका ट्रेवल करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेवल करते हैं इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए। और मैंने आपको बोला इलेक्ट्रॉन्स का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना ही आपका इन पर्टिकुलर टाइम के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी है। इसलिए जितने भी ये न्यूरल फंक्शन है, ये सब आपका इलेक्ट्रिसिटी द्वारा ड्रिवन होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आपको ये चीजें, थोड़ा सा आप इसको गूगल सर्च कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा यूज, अगर आप बोल रहे हैं कि हार्ट पंप करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, तो मैं जस्टिफाई करता हूँ क्यों। मान लीजिए आपका अभी आप जगे हुए हो, हार्ट पंप कर रहा है, तो ये आपका ऐच्छिक कार्य है, क्योंकि अभी आप जगे हुए हो, इच्छा से आप अपनी सांस ले रहे हो, आपका काम हो रहा है। लेकिन जब आप रात में सोते हो तो आप, दिस इज इनवॉलेंट्री, तो ये आपका अनैच्छिक कार्य। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है अनैच्छिक कार्य, जो आपकी इच्छा के बावजूद होता है। मतलब आप जब सो रहे हो तो आपका कोई कंट्रोल नहीं कि हार्ट को पंप करना ही चाहिए। ऐसा भी हो सकता है हार्ट नहीं पंप करे, बट आपका ये न्यूरॉन्स ही है जो इन्फॉर्मेशन भेजता है ब्रेन को कि ये पर्सन अभी जिंदा है, इसका हार्ट को पंप करना चाहिए। तो इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी आपके हार्ट को पंप कराती है। सोचो बच्चों, अगर न्यूरॉन्स ये अपना काम करना छोड़ दे, इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजना छोड़ दे, तो क्या होगा, आप फिर रात में सोओगे तो सुबह उठ भी नहीं पाओगे। तो इलेक्ट्रिसिटी का इतना बड़ा रोल है हमारे डे टू डे लाइफ में। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगर समझें कि इलेक्ट्रिसिटी और भी कहाँ कहाँ यूजेस होती है, तो आपको पता है एटम्स,
मॉलिक्यूल्स एंड जितने भी केमिकल रिएक्शन है सब में इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व है बच्चों। अब कैसे? क्योंकि एटम्स में क्या होता है, न्यूक्लियस होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन जब चारों ओर रिवॉल्व करते हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी वहां पे फ्लो हो रही है। और वो इलेक्ट्रिसिटी का जो स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ही कम होता है, नैनो माइक्रो एम्पियर में होता है, बट इलेक्ट्रिसिटी वहां भी है। और आपको पता है दुनिया की जितनी भी सब्सटेंस है, एवरी सब्सटेंस इज कंपोज ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ओनली। तो इलेक्ट्रिसिटी का ये डे टू डे लाइफ में रोल है। मैंने 5.5 मिनट आपको इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस के लिए बताए बच्चों, क्योंकि आप अगर इसके यूजेस को समझ जाओगे तो आप अगला कंटेंट जो है बहुत ध्यान से पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो आप देखिए जो 12th का पहला टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बेसिक्स उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्या हैं, या किसी भी इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक्स क्या है? तो बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज चार्ज। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली अ चार्ज। तो बच्चों एक चीज और मैं बोलना चाहता हूँ आपको, जो 10th और 12th के बच्चे हैं उनके लिए ये नोट्स हैं एनसीईआरटी के बुक्स, जिसको फॉलो करते हैं इंग्लिश के एनसीईआरटी, तो उसके लिए ये नोट्स है। बट जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनको एक चीज करनी है कि मेरे जो वर्ड्स हैं, इसलिए मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, कि वो अपने नोट्स को वर्ड बाय वर्ड बना सकें। तो बिहार के बच्चे भी इसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं इस वीडियो को। तो आपका मैं अगला टॉपिक लेके स्टार्ट करता हूँ कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैंने आपको बताया वो चार्जेस हैं। तो चार्ज क्या है बेसिकली बच्चों? तो चार्ज को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि व्हाट इज मास। तो आपको पता है मास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी सब्सटेंस का। जैसे अगर कोई सब्सटेंस है, बुक है, टेबल है, पेन है, मार्कर है या ग्लास है, तो सबका अपना अपना कुछ मास होता है ना बच्चों। तो वो उसकी इनबिल्ट प्रॉपर्टी है। तो इसी तरह से बच्चों चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर ड्यू टू विच अ मैटर कैन एक्सर्ट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ये डेफिनेशन है चार्ज की बच्चों। चार्ज को हिंदी में आवेश बोलते हैं। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो आवेश की परिभाषा को अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि आवेश एक ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, एक ऐसी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसी सब्सटेंस की, जिसकी वजह से वो सब्सटेंस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। अब दूसरी बात है आवेश का मात्रक क्या है बच्चों? एसआई यूनिट। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज? तो एसआई यूनिट चार्ज का बच्चों है कूलम। तो आपको ये भी दिमाग में रखना है कि एसआई यूनिट चार्ज का कूलम है। अब हम लोग आगे चलते हैं इससे, कि जब हमने ये चीजें पढ़ ली बच्चों, अब कि हम लोग चार्ज को समझने के लिए और क्या सोच सकते हैं। तो आपको चार्ज को अगर बेसिक्स की समझ आपको चार्ज की चाहिए तो आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम को जानना पड़ेगा कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आपको मैंने पहले बताया बच्चों कि एटम आपका फंडामेंटल पार्टिकल है किसी भी मैटर का। तो अब एटम इज जनरली मेड अप ऑफ, अगर एटम की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने होते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि चार्जेस क्या क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पे क्या चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज होते हैं, और ये पाए कहाँ जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है बच्चों वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। उसके ऊपर मैंने लिखा है प्रोटॉन का चार्ज। प्रोटॉन का चार्ज जो होता है आपका बच्चों सेम वैल्यू बट पॉजिटिव, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और न्यूट्रॉन जिसका चार्ज बच्चों कुछ नहीं होता, यानी कि ये न्यूट्रल होता है, कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बच्चों कंबाइंडली हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, और ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है आपका, आपने डायग्राम देखिए यहाँ पर, डायग्राम को में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में को हमने एक सर्कल के अंदर बनाया, दैट इज योर न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन आपका उसके बाहर चक्कर काट रहा है बच्चों। तो आप इसको ध्यान से अगर देखिएगा तो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये जो है आपका, ये न्यूक्लियस है आपका। देखिए ये जो टर्म है आपका, ये न्यूक्लियस है आपका, और न्यूक्लियस के बाहर आपका इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है बच्चों। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है बच्चों वो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। प्रोटॉन का मास आपका बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, ये इलेक्ट्रॉन से लगभग 2000 गुना भारी होता है। मतलब अगर मैं एग्जैक्ट बोलूं तो
1830 टाइम्स हैवी होता है इलेक्ट्रॉन से, और इसका मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 अप्रोक्सीमेटली। और मास ऑफ न्यूट्रॉन इससे भी थोड़ा भारी होता है बच्चों, 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये सब आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, इसलिए ये डेटा आपको याद रखना है चार्जेस के बारे में, मास के बारे में। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने लिखा है इज 1/1830 टाइम्स स्मॉलर देन दैट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। मीन्स प्रोटॉन भारी होता है आपका 1830 टाइम्स इलेक्ट्रॉन से। होल मास ऑफ एन एटम इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। क्योंकि आपको पता है बच्चों ये आपका 1800 गुना भारी है, तो मैं बोलता हूँ होल मास आपका न्यूक्लियस का जो होगा वही एटम का मास होगा। होल मास ऑफ एटम इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। अब आगे की बात करते हैं हम लोग बच्चों। इसलिए जब आप मास नंबर कैलकुलेट करते हो तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के मास को ही हम लोग कंसीडर करते हैं। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? क्योंकि ये चीज़ें हमें अभी से क्लियर होनी चाहिए, तभी हम आगे इसको समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट में आता हूँ। जनरली एक बॉडी जो होता है बच्चों ना, उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स संख्या इक्वल होती है। अ बॉडी हैज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसलिए क्या होता है, एटम न्यूट्रल होते हैं आपके। बट कभी कभी आपने देखा होगा जब आपका रिएक्शंस होता है तो सोडियम Na+ हो गया, Cl- हो गया, तो इसमें क्या होता है बेसिकली बच्चों। तो सोडियम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हो 1s2 2s2 2p6 3s1, दैट मीन्स सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। और इसी तरह जब आप क्लोरीन का एटॉमिक स्ट्रक्चर का आप लिखते हो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो 287 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन। और आपको बच्चों केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सोडियम के तो आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। सिंस ये नेगेटिव चार्ज को डोनेट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन। और ये देखिए आपका क्या हो रहा है कि सोडियम में 2 8 1 है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एक कम हो रहा है बच्चों, इसलिए सोडियम पे चार्ज पॉजिटिव आ जाता है और क्लोरीन पे चार्ज नेगेटिव आ जाता है। ठीक है बच्चों? तो हम लोग देखते हैं कि जब भी एक रिएक्शंस होता है तो ये चार्ज का जो बैलेंस है थोड़ा कम या ज़्यादा हो जाता है। तो जब भी हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बच्चों, तो हम लोग बात करते हैं या तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो पॉजिटिव चार्ज किसी बॉडी का अगर हम बोल रहे हैं तो मतलब वहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और नेगेटिव चार्ज अगर हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग एक्सेस और डिफिशियंसी के टर्म्स में चार्ज को डिफाइन करते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चों? अब हमने एक एग्जांपल लिया है, ग्लास रॉड को जब आप रब करते हो सिल्क क्लॉथ से, तो क्या होता है आपका कुछ इलेक्ट्रॉन आपके ट्रांसफर हो जाते हैं। कहाँ से ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन? तो बच्चों देखिए ग्लास रॉड से ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन। कहाँ पर जाते हैं? सिल्क क्लॉथ पे जाते हैं। तो सिल्क क्लॉथ गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को बच्चों, इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का गेन मतलब नेगेटिव चार्ज का गेन। और ग्लास रॉड चूंकि लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है? अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में देखते हैं बच्चों। चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है जिसके बेसिस पे आपके 12th में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, बोर्ड में भी पूछे गए हैं और जेईई मेंस ने भी पूछे हैं। तो आप ध्यान से देखिए चार्ज की प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी है बच्चों, चार्ज ट्रांसफरेबल है। मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब अगर आपने सिल्क क्लॉथ है और ग्लास रॉड है, तो आपने इलेक्ट्रॉन को ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ पे ट्रांसफर कर दिया, तो चार्ज की ये प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी कहलाती है चार्ज की। चार्ज हमेशा मास के साथ एसोसिएटेड होता है बच्चों। जब भी चार्ज होगा तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा, क्योंकि चार्ज प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से बना होगा और आपका वो मास कुछ ना कुछ होता है तीनों का, तो इसलिए चार्ज जब भी होगा मास से एसोसिएटेड होगा। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, और मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। क्योंकि आप बता सकते हैं कुछ बॉडी होते हैं न्यूट्रल होते हैं, तो उसके पर चार्ज नहीं भी हो सकते हैं, ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। ये आपका एसएसएन रीजन का है, एम्स का क्वेश्चन बच्चों। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। ये आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है? अब हम लोग आते हैं कुछ और प्रॉपर्टी। आपने पढ़ा होगा लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। मतलब अगर समान, आपने पढ़ा होगा समान आवेशों में आपका
प्रतिकर्षण होता है, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, और विपरीत आवेशों में आपका आकर्षण होता है। तो ये चीजें बच्चे हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं कि समान आवेश में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। बट फॉर 12th स्टूडेंट ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों कि ये वैलिड ओनली है पॉइंट चार्जेस के लिए। और दो सिमिलर चार्ज अगर हैं, मान लीजिए एक बॉडी है पॉजिटिवली चार्ज, हैविली पॉजिटिवली चार्ज, और दूसरा बॉडी है लेस पॉजिटिवली चार्ज, तो इन दोनों में भी अट्रैक्शन हो सकता है बच्चों। तो अगर बॉडी की बात करें तो ये ट्रू नहीं है, बट पॉइंट चार्जेस के लिए स्टेटमेंट 3 ऑलवेज करेक्ट है बच्चों, ठीक है। अब किसी आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो टोटल चार्ज कंजर्व रहता है बच्चों। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर किसी आइसोलेटेड सिस्टम में है तो टोटल चार्ज कंजर्व है। सो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि वो टोटल चार्ज कंजर्व रहता है, सिर्फ आप ट्रांसफर कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो चार्ज की है बच्चों वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है? चार्ज ऑन ए बॉडी, किसी भी बॉडी पर कितना चार्ज होना चाहिए, तो ये मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस। अब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस का मतलब क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन का चार्जेस आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, मैंने मैग्नीट्यूड में लिखा है। और इसका इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब है इसको 1 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो जो चार्ज है वो बॉडी पर पॉसिबल है। लेकिन कोई बच्चा अगर ये सोचे कि 1.3 टाइम्स ऑफ दिस चार्ज, तो ये पॉसिबल नहीं है बच्चों, क्योंकि 1.3 इज नॉट एन इंटीजर। तो चार्ज ऑन ए बॉडी मैंने लिखा है प्लस माइनस 1.3 इंटू ई इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ऑल्दो बच्चों आप कुछ 12th के बच्चे कंफ्यूज होंगे, बोलेंगे सर क्वार्क्स भी है जिसमें 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एंड प्लस 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। बट बच्चों क्वार्क्स जो है तुम्हारे आइसोलेटेड फॉर्म में ऑब्जर्व नहीं किए जा सकते हैं, ये आपके सिलेबस की चीजें नहीं है। तो अभी चार्ज क्वांटाइजेशन के बारे में आप ये समझिएगा, किसी बॉडी पर उतने ही चार्ज हो सकते हैं जो कि इंटीग्रल मल्टीपल हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस के। और जो बच्चों इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर भी दीजिएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन -1 कूलम चार्ज कितना है। आपको पता है Q की वैल्यू दी हुई है -1, मैंने आपको N निकालना है, आपको E की वैल्यू पता है बच्चों। तो ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू टू एवरीवन, आप लोग अच्छे से पढ़िए।